गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो आज का वीडियो शुरू किया जाए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के एक वीडियो इससे पहले हमने लोड किया था केपलर्स लॉ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो वीडियो आप देख ले, फिर ये वीडियो देखें। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम सभी जानते हैं किसने दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। किसने दिया? न्यूटन ने। ये लॉ कैसे न्यूटन ने कैलकुलेट किया, इसके पीछे कहानी है, ठीक है। बात हो है ये 1665 की, सन 1665 की। जैसे हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल कॉलेज सब बंद था, वैसे ही 1665 में लंदन में भी प्लेग बीमारी के कारण लॉकडाउन था। सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद थे। न्यूटन साहब अपने घर पे थे और उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ पे से एक एप्पल नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। ड्रॉप हुआ तो नीचे आया। तो न्यूटन साहब ने ये सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ये कहीं भी जा सकता था। इसका मतलब ये है कि आज इसको जरूर ना जरूर किसी फोर्स से पुल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब न्यूटन साहब को गिरता हुआ एप्पल कुछ सोचने पे मजबूर किया। वो सोचे कि कैसे ये होगा, कितना ये फोर्स होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर हमारा मून ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये मून जो है अर्थ के चारों ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसको रिवॉल्व करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। तो न्यूटन ने सोचा जो मून को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स है, ये वही फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ ने एप्पल को अपनी ओर पुल किया था, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने इसका कैलकुलेट करना शुरू किया। ये एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना एक्सीलरेशन है। तो इसके लिए उन्होंने हम सभी को पता है कि मून जो है अपने ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर, कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करने के लिए इसका टाइम पीरियड कितना है? 27.3 डेज। इन 27.3 डेज में मून एक चक्कर पूरा लगा देता है, ठीक है। और इस ऑर्बिट का, मून के ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है हमारा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, पहले हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी मींस मून की वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा? 2 पाई r। इस ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस ही डिस्टेंस होगा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, बाय टाइम t। 2 पाई का वैल्यू 3.14, r कितना है? 3.84 इंटू 10⁸ बाई t कितना है? 27.3 डेज। डेज हमें नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए? हमें सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में चेंज करेंगे। इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये सेकंड में हो गया, ठीक है। ये मीटर में। तो हमारा आंसर जब आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये सब, तो ये आएगा हमारा 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे मून की वेलोसिटी आ गया। मून की मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, कितना आया? 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें वेलोसिटी मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन AC। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा AC क्या होता है? v²/½ ठीक है। v² क्या है? 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बाई r। कितना है?
3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिला हमें मून के लिए, मून को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो एक्सप्रेशन चाहिए वो ये है। ठीक है, 2.72 इंटू 10⁻³। ठीक, और हमें पता है कि जो अर्थ पे, पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमें इसमें और इसमें रिलेशन चेक करना था न्यूटन साहब को कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि जो एक ही चीज का डिफरेंस हो रहा है वो है डिस्टेंस का। ठीक है, जब इसको हम रिलेशन पता करने की जब ये किया AC/G किया, AC क्या है हमारा 2.72 G/AC। ठीक है, AC/G किया तो क्या आया, AC कितना है 2.72 इंटू 10⁻³/9.8, ये ऑलमोस्ट आएगा 1/3600। ठीक है, AC/G इतना आ गया। और ये हमें पता करना है I/R, मीन्स क्या है, अर्थ का रेडियस और ये जो मून का सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस। ठीक है, में क्या रिलेशन होता है ये हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है। मीन्स इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, ये मीटर हो गया, और ये तो अभी 3.8 मीटर। इसको जब हम कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, ये 1/60। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है। अभी ये इसको हम लिख सकते हैं 1/60 का स्क्वायर। ठीक है, इस मीन्स AC/G जो है वो आ रहा है 1/I/R का स्क्वायर, मीन्स 1/60 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से न्यूटन साहब को ये पता चला, ये कंफर्म किया कि जो हमारा फोर्स है, जो एक्सीलरेशन है, मीन्स ये जो एक्सीलरेशन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है वो 1/r² है। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है इन द 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से हो रहा है। मीन्स जो ये फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर ऑफ फॉलो कर रहा है। ठीक है, और न्यूटन साहब ने ये भी कैलकुलेट किया कि जो ये F है वो प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी किसी भी दो बॉडी है m1 एंड m2, इनके बीच में जो फोर्स है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां से हम क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², इन दोनों का कंबाइन किया तो ये आ गया। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट क्या होता है, F = G m1 m2/r², जहाँ G क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जहाँ G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीन क्या है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। ये मीडियम पे या यूं समझ लीजिए कि जब इसको हम माइक्रोस्कोपिक यानी
हम यदि स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल लेवल पे देखें या फिर हम यूनिवर्स में प्लैनेट लेवल पे देखें, कभी ईच इन एवरी केसेस जी का वैल्यू फिक्स है, यूनिवर्सल है, ठीक है, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स में, ये जो हमने अब तक बात की थी अर्थ को रिगार्डिंग, ये जो है यूनिवर्सल लॉ है, मतलब जितने भी यूनिवर्स में बॉडी है सब पे ये इंप्लीमेंट है। इसको क्या बोलते हैं कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स व्हिच इज proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। every particle in universe attacked by a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। Every particle in the universe attract each other with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है। ये m1 m2 दो मासेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F वो किसके हो जाएगा? इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस फोर्स को हमने अभी तक क्या लिखा है? स्केलर फॉर्म लिखा है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है इस फोर्स, ये m1 पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में और m2 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा फोर्स अट्रैक्शन का ही लगता है, ठीक। F जो हो जाएगा -g m1 m2 बाई I स्क्वायर इंटू r, ठीक है। ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज कर देते हैं, इसको चाहे ये भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में या फिर ये माइनस साइन का मीन्स क्या? फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जी जो है m1 m2 बाई I स्क्वायर और इसको क्या कर सकते हैं? r बाई, ठीक है। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां से हमारा F क्या आ गया? -g m1 m2 बाई r क्यूब, ये r स्क्वायर प्लस r क्यूब और ये वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर। ये भी फोर्स वेक्टर फॉर्म हो गया और ये भी वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों वेक्टर फॉर्म में यूज किया जाता है, यहाँ पे वेक्टर के टर्म में है और यहाँ वेक्टर के टर्म में, ठीक। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के बारे में।
यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, एफ हमें क्या मिला, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इफ m1 को हम 1 kg ले लें, m2 भी 1 kg एंड आर दोनों का बीच का डिस्टेंस भी हम 1 मीटर ले लें, तो हमारा एफ हो जाएगा जी। ठीक है, 1 1 1 हो गया, तो एफ इक्वल टू जी। जी क्या हो जाएगा, G is the force, and universal constant is the force if 1 kg, if two masses each of 1 kg put above 1 meter above। ठीक है, दो 1 kg के मासेस को जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है दैट इज जी। ठीक है, ये है जी का डेफिनेशन है। ठीक, अब हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं, यहां से जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, एफ का क्या होता है डायमेंशन, m l t माइनस 2 एंड आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई m ये क्या हो जाएगा, m ऊपर एक नीचे 2, तो m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, ये g का डायमेंशन हो गया। ठीक है, m पावर माइनस 1 एल टू पावर 3 एंड t टू पावर माइनस 2। ठीक है, और यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई kg इंटू kg, मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ठीक है, ये इसका SI यूनिट है, ये SI यूनिट है। और जब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के जगह डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम माइनस 2, ये सीजीएस यूनिट है। ठीक, और जी का वैल्यू याद रखने वाली चीज है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, 6.67 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, एंड इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, न्यूटन एंड डाइन सेंटीमीटर एंड ग्राम। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम माइनस 2, ये सीजीएस यूनिट हो गया। ठीक है, हमें ये याद रखना है, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बारे में फीचर्स उसके इंपॉर्टेंस बातें हैं, इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, ये वन ऑफ द 4 फंडामेंटल ठीक है, तो 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 जो है फंडामेंटल फोर्सेस है, ये उनमें से एक, और ये उनमें से सबसे इसका वैल्यू कम होता है। ठीक है,
ये वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। सेकेंड नंबर क्या है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि अदर फोर्सेस जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन को ये फॉलो करना, ठीक है। फॉलो मीन्स क्या है कि जैसे इसमें दो बॉडी है, M1 मास का और एक M2 मास का। M1 मास पे एक फोर्स लगेगा ड्यू टू M2, वो है F, ठीक है। F हो जाएगा 1/2 और ये M2 मास पे एक फोर्स लगेगा जो वो हो जाएगा F2, ठीक है। ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ भी दो फोर्सेस होते हैं, M1 पे F12 और M2 मास पे F2, और दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, इट्स लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज क्या है, लॉन्ग रेंज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रेंज बहुत ही ज्यादा है। रेंज इसलिए वीक फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये बहुत चाहे कितना भी डिस्टेंस हो जाए ये फोर्स काम करता है, जबकि ये न्यूक्लियर फोर्सेस है ये बहुत शॉर्ट रेंज की होता है, लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज होता है। फिफ्थ, उसके बाद क्या है, फॉलो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। मीन्स F जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मीडियम इंडिपेंडेंट, मीन्स क्या है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, दो मासेस है उनके बीच में कैसा मीडियम है इससे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, चाहे ये वाटर में हो, सॉलिड में हो, एयर में हो, फ्री स्पेस हो, तो इनका फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा। मीन्स ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये जो दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है किसी और थर्ड मास के प्रेजेंस या एब्सेंस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर मासेस। इसका ड्यू टू दिस प्रिंसिपल क्या है कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो करता है, ठीक। मतलब क्या है, वेक्टर लॉ से हम सुपरइम्पोज कर सकते हैं, फोर्स का हेड वेक्टर लॉ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स में क्या है कि इनमें जो है फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर फोर्स के हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समझाएंगे कि फोर्स सेंटर फोर्स है जो
नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मीन्स क्या होता है, जो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स क्या है, ये इसमें जो डायरेक्शन फोर्स बाय से वर्क डन होता है वो कंजर्व, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व होता है। नेक्स्ट क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मीन्स क्या है कि ये एक मास है, इससे हम इधर r डिस्टेंस हो या इधर r डिस्टेंस हो या इधर r डिस्टेंस, यानी स्फीयर में हम इधर r डिस्टेंस पे कोई सेकंड मास को रखते हैं, ये जो फोर्स है वो सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड मास चाहे ना हो हमारा F जो है वो इक्वल होगा। ये स्फेरिकल सिमेट्री होता है, ये किसी एंगल को प्रेफरेंस नहीं देता है। मीन्स ये स्फीयर के शेप में किसी भी डिस्टेंस में r डिस्टेंस पे इक्वल फोर्स होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, समझने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like